हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग संसाधन एवं विकास पढ़ने जा रहे हैं। संसाधन मतलब होता है रिसोर्स एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है। संसाधनों का विकास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले संसाधन क्या है, हम समझेंगे कि संसाधन आखिर है क्या। ठीक, उसके बाद इस संसाधन का डेवलपमेंट है, किस तरह से संसाधनों का प्रयोग करके जो है इनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझें कि आखिर संसाधन में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, क्या संसाधन है। तो उसके लिए एक काम करें कि उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव या शहरों में हमारे जीवन को आसान या आराम पहुंचाने में मदद करता है। ऐसी जितने भी वस्तुएं हैं उनकी एक सूची तैयार करेंगे और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम भी बताएंगे। ठीक, हम हम लोग आते हैं अपने विषय पे, जहाँ से हमारा जो है संसाधन का चैप्टर शुरू होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तुएं हैं वह काफ़ी ऐसी वस्तुएं हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उन सभी वस्तुओं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे आवश्यकता जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में वो मददगार होती हैं। तो उन सभी जितने भी, तो उनको बनाने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी लगा होगा, कुछ इंडस्ट्रियल वर्क लगा होगा, साथ ही वो आर्थिक रूप से हर जगह मौजूद होगा और सांस्कृतिक रूप से हर जगह मान्य होगा। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। क्लियर है। संसाधन क्या होता है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, पर्यावरण में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी वस्तु हैं जिनका हम हमारे जीवन में उनकी आवश्यकता होती है और वो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद करती हैं, और साथ ही उन वस्तुओं को बनाने में प्रौद्योगिकी की मदद लगा होगा, उसकी उपलब्ध होगा। उसको बनाने के लिए क्या है कि इंडस्ट्री उपलब्ध होगा, और साथ ही वो आर्थिक रूप से, अगर हम बात करें आर्थिक रूप से हर जगह मौजूद है। अगर हम लोग लकड़ी की बात करते हैं, ठीक है, कुर्सी की बात करते हैं, कुर्सी एक वस्तु है और उस कुर्सी को बनाने के लिए कोई ना कोई कार्य लगा होगा, तब जाके क्या हुआ, वो किसी न किसी इंडस्ट्री से बना होगा, तो प्रौद्योगिकी का उसके लिए उपलब्ध है। साथ ही वो लकड़ी जो है वस्तु है, वो क्या है, आसानी से जो है आर्थिक रूप से मौजूद है और सांस्कृतिक रूप से वो मान्य भी है। तो उन वस्तुओं को हम क्या कहें, संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जितने भी वस्तुएं हैं, उन सभी का रूपांतरण प्रक्रिया जो होता है, रूपांतरण मतलब उनके रूप में जो परिवर्तन हम लोग करते हैं, वह प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित होता है। अर्थात यह है कि जो हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तु उपलब्ध हैं उन सभी का क्या होता है, रूपांतरण होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हमने कोई भी नेचुरल प्रकृति का वस्तु लिया और उस प्राकृतिक वस्तु को इंडस्ट्री में लेके गए और उससे वस्तु का जो है हम एक संसाधन के रूप में क्या किए, परिवर्तित किए उसको। ठीक, तो उसमें क्या लगा, संस्था लगी। ठीक, और ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, हम प्रकृति से वस्तु लेते हैं, उसको प्रौद्योगिकी में देते हैं, उसके बाद उस संस्था में पहुंच के संस्था के लोगों द्वारा उसे बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहीं पे आते हैं कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थानों का निर्माण करते हैं। अब समझिए यहाँ पे कि जो मानव प्रौद्योगिकी है, मानव है वो प्रौद्योगिकी द्वारा क्या है, प्रकृति की वस्तुओं का के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए और उसमें तेज़ी लाने के लिए कि जल्दी जल्दी विकास हो सके, इसलिए वो क्या करता है, एक संस्था का क्या है, निर्माण करता है, अर्थात इंडस्ट्री स्थापित करता है। आगे चलते हैं कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं क्या। जैसे कि काफ़ी लोग सोचते होंगे कि जो प्रकृति द्वारा दिया गया जो वस्तु है वो हमारे लिए क्या है, एक उपहार है। हम्म, तो क्या ये सही बात है कि जो प्राकृतिक जो अब संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझना, क्या सही ये बात है। तो ऐसा नहीं है। क्यों,
क्योंकि जो संसाधन है वो मानव की क्रियाओं का एक परिणाम है। मानव जो है स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह क्या करता है कि पर्यावरण में जाता है, पर्यावरण से पर्यावरण के वस्तुओं का या पदार्थों का जो है उसको लेता है और उसे संसाधन में परिवर्तित करता है तथा उन्हें प्रयोग करता है। अब इन संसाधनों का वर्गीकरण बहुत से भिन्न प्रकार में किए गए हैं, तो आइए उस बात को अब समझते हैं। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा पहले इस फिगर को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, भौतिक पर्यावरण अर्थात नेचर, प्रकृति। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल प्रोडक्ट को लेते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट को लेते हैं और मानव जो है इसको पहले क्या किया, ग्रहण किया, लिया। मानव इसमें लेने के बाद इसमें प्रौद्योगिकी किया, कुछ अपना जो है क्रिया किया, ठीक। क्रिया करने के बाद देखा कि हाँ इससे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या है, एक संस्था का निर्माण करता है। अब यह संस्था जो है वो संसाधन बनाता है, संसाधन बनाने में क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है। ये हो गया क्या कि ये इस तरह से हम देखें कि जो प्रकृति है, जो इंडस्ट्री है, जो क्रिया उस पर किया गया, साथ ही जो संस्थाओं में वो है, वो सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मानव स्वयं एक संसाधन है। आगे बात करते हैं कि अब इन संसाधनों का जो है वर्गीकरण देखते हैं किस प्रकार से है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, कि आखिर पर्यावरण में मौजूद जो वस्तु है वो कैसा है, ठीक। तो पदार्थ किस प्रकार का है, जैविक है या अजैविक है, ठीक। एक हो गया क्या, ओरिजिन के आधार पे, उसकी उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा सामान्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पे उसके एग्जिस्टेंस या फिर उसके जो है किस तरह से वो खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इस आधार पे है। जैसे एक नवीकरण है और एक अनवीकरण है, मतलब एक रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। क्या है, रिन्यूएबल और एक होता है क्या, नॉन रिन्यूएबल। इस सब के बारे में थोड़ा सा हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तो आइए आगे देखेंगे। तीसरा है हमारे पास स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार का मतलब क्या है कि ऑनरशिप। क्या है, ऑनरशिप, ठीक है। अब जैसे ऑनरशिप में क्या हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति लिया होगा तो व्यक्तिगत, एक पूरा समुदाय मिल के लिया तो सामुदायिक। अगर उस पे नेशनल, राष्ट्र का अधिकार है तो वो कैसा हो गया, राष्ट्रीय हो गया। अगर उस पे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है तो वो कैसा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। अगर इसमें एग्जांपल देखने की अगर हम बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति जो है अपना घर ज़मीन बनाता है, लैंड लेता है, उस पर अपना मकान बनाता है, तो वो किसके लिए हो गया, ये व्यक्तिगत हो गया। एक समुदाय मिलकर पार्क का निर्माण करता है, सामुदायिक हो गया। एक राष्ट्र जो है जैसे नेशनल पार्क, ये सब जो हो गया, ये सब क्या है, राष्ट्र के अंतर्गत आ गया। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय, तो जो ओशियन है, ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जितने भी समुद्र का पानी है वो कहाँ आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है वो। इसी तरह अगला है हमारे पास विकास के आधार पर, मतलब डेवलपमेंट के आधार पे, कि कुछ कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका डेवलपमेंट किया जा सकता है, कुछ ऐसे जिनका डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते क्योंकि उनका अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं मौजूद है। तो इस तरह से और भी जो है विकास डेवलपमेंट के आधार पे है, जैसे संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, जिसे भविष्य में यूज़ किया जाएगा। ये हो गया क्या, वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। आगे बात करते हैं और थोड़ा सा इस क्लासिफिकेशन को देखिए कि संसाधन हो गया, रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रिसोर्सेस। मानवीय मैनमेड हो गया, प्राकृतिक नेचुरल हो गया, अनवीकरण मतलब नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें जो है एक बार अगर यूज़ कर लिया गया तो वो दोबारा यूज़ में नहीं आ पाएंगे और वो क्या कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नवीकरण मतलब क्या हो गया, रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, ये सब जो हो गया सतत। ये जैविक मतलब कि लिविंग में, जैसे प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे, ये से हो गया। वन्य जीव हो गया, वाइल्ड लाइफ। साथ ही बात करेंगे एक होता है पुनर्चक्रीय,
जैसे धातु होते हैं, और एक होता है अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे जो है हम लोगों ने देखा। अब आगे चलेंगे और आगे हम लोग जो है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जैसे संसाधनों का प्रकार हम लोगों ने देखा था कि उसे हम लोगों ने 4 खंडों में जो है बांटा था। पहला उत्पत्ति के आधार पे, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, समाप्यता के आधार पे। इस तरह से जो है हम आगे आगे क्लास में क्या है, संसाधनों के प्रकार को समझेंगे। कि उत्पत्ति के आधार पे अगर हम लोग देखें कि उत्पत्ति के आधार पे दो था, एक हमारे पास जैविक संसाधन है और एक अजैव संसाधन है। जैव संसाधन क्या होता है कि इन संसाधनों की प्राप्ति जो है जीव मंडल से होता है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, मछली, ये सब पशुधन, ये सब जो है ये सब कैसे हैं, जैव संसाधनों में आते हैं। अजैव संसाधन वैसे होते हैं जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से हैं, जैसे चट्टानें हो गई, ठीक, मेटल्स धातु, ये सब सारे हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे, अजैव संसाधन में, जिनमें जीवन नहीं है। आगे चलते हैं और देखेंगे समाप्तता के आधार पे नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है। वे वैसे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नवीकरण कहते हैं। नवीकरण मतलब नया जो है उसे फिर से पुनः जो है उसे बनाया जा सके, या फिर उसे कहते हैं क्या, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, वैसे जिनका पूर्ति फिर से हो सके, तो उसे क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन या नवीकरण योग्य संसाधन। एग्जाम्पल में देखें जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीवन। तो इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। सतत और कैसा, तो प्रवाह में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं अनवीकरण योग। अनवीकरण योग कैसे हुए कि ये ऐसे संसाधन होता है जिनका विकास जो है लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होगा। मतलब कि इनका अगर एक बार समाप्ति हुआ तो अब कई दशक वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, इस तरह के अंतराल के बाद ही जो है यह पुनः हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग कि खनिज, मिनरल्स जो होते हैं, या फिर जो जीवाश्म ईंधन है, क्या है, फ्यूल्स, ये सब जो होते हैं, ये सभी संसाधन जो है इनके एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर एक बार ईंधन समाप्त हुआ तो उन्हें बनने में जो है लाखों वर्ष जो है लगते हैं। इसलिए इसे अनवीकरण योग्य संसाधनों में रखा जाता है। साथ ही इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय हैं। कुछ कुछ ऐसे धातु होते हैं जो पुनः जो है उत्पन्न हो सकते हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन होता है वह कैसा, अचक्रीय है और उसका उत्पत्ति जो है जल्दी नहीं हो सकता है। ठीक, और प्रयोग के साथ साथ क्या है, ये खत्म होंगे। अगला बात करते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पे। तो वही स्वामित्व के आधार पे देखें कि व्यक्तिगत संसाधन, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के द्वारा जो है स्वामित्व प्राप्त किया जाता है, उन्हें लिया जाता है। अगर कोई निजी व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो किसी तरह का सामान या किसी पदार्थ या किसी संसाधन को अपने अधीन करता है, अपने अधिकार करता है, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे हम समझेंगे कि बहुत से ऐसे किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। और अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची आप तैयार कीजिएगा जिस पे केवल और केवल आपका, आपके परिवार का ही क्या है, अधिकार होगा। तो वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सामुदायिक या स्वामित्व वाले संसाधन।
वैसे संसाधन जिनका प्रयोग जो है एक पूरी समुदाय कर सकता है और वो पूरे समुदाय के लिए, पूरे समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है, तो उस तरह के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। गांव की शामिलात भूमि, जो चारण भूमि होता है, गायों को चराने के लिए जो भूमि है, शमशान भूमि है, तालाब, ये सब जो है गांव में ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए, ये सभी क्या है, एक समुदाय के लिए है। मतलब वो उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, वो तालाब है, वो चारण भूमि है। तो और नगरीय क्षेत्रों में बात करें, जैसे सार्वजनिक पार्क होता है, पिकनिक स्थल होता है, खेल का मैदान होता है, ये सभी का है, वो उस पूरे समुदाय के लिए है। तो सामुदायिक स्वामित्व के अंतर्गत वो आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या है। अब देखें कि अगर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार होता है कि वह जो है किसी भी व्यक्तिगत संसाधन को भी अपने आम जनता के हित में जो है अधिग्रहित कर सकता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे सड़क या नहर, रेल लाइन अगर वहाँ पे क्या है लग रहा होता है और उस जगह पे अगर किसी व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है, तो शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है और सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, मतलब 22.2 किलोमीटर तक जो महासागरीय क्षेत्र है, वह इसमें पाए जाने वाले संसाधन जो हैं वो सभी राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्र की संपत्ति है और उस पे जो है राष्ट्र सरकार का क्या है, अधिकार है। और ये सभी जितने इसके अंतर्गत में जितने संसाधन, जितने वस्तु, जितना ज़मीन, ये सब जो है ये सभी सरकार के हित में है और सरकार जो है इसको व्यक्तिगत जो संसाधन है उसको जो है अधिग्रहित कर सकती है। तो इस तरह से क्या है, ये सभी चीज़ें एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे हैं जिन पे जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। जैसे अगर हम लोग देखें अपने कोस्टल एरिया से कि अगर 200 समुद्री मील की दूरी पर चले जाएंगे, तो उस पे जो है पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर जो है किसी देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का एक सहमति के बिना जो है उपयोग उसे नहीं किया जा सकता है। तो उस पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में आता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पे क्या क्या है। जैसे पहला है संभावी संसाधन, या वैसे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, ठीक है, संभावी किसी प्रदेश में है, ठीक है, परंतु वो क्या है कि संसाधन मौजूद है परंतु हम उसका उपयोग नहीं किया गया है, क्या है, और उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि भारत के पश्चिमी भाग में अगर हम चले जाएं, तो वहाँ पे विशेषकर क्या है, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र आते हैं। वहाँ जो पवन है और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। जैसे अब राजस्थान और गुजरात कैसा मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ जो पवनें चलती है बहुत तेज़ चलती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो सौर ऊर्जा वहाँ अत्यधिक है, परंतु अभी इनका सही ढंग से हम लोग विकास नहीं हुआ है, जिस कारण हम इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस किस में आ जाता है, संभावी संसाधन में, मतलब कि संसाधन मौजूद है परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे हो गए, संभावी हो गए। अगला बात करेंगे विकसित संसाधन, तो वो वैसे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा जो है निर्धारित की जा चुकी है। उन्हें क्या कहेंगे, उस तरह के संसाधनों को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास जो है प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब विकसित संसाधन हम लोगों ने समझा कि वैसे संसाधन जो डेवलप हो चुके हैं, जिनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और उसके गुणवत्ता और उसके उपयोग के लिए जो है मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि इतना जो है आपको इस्तेमाल करना है, आप इतना कर सकते हैं, या इस तरह का जो है वहाँ पे फिक्स हो रखा है, तो वो कैसा है, विकसित संसाधन है। अगला आता है हमारे पास भंडार।
तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। अर्थात हमारे पर्यावरण में वैसे पदार्थ हैं जो हमारे जीवन, हमारे मानव या मानव की ज़रूरतों को वो पूरा कर सकते हैं, परंतु उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है, जिस कारण हम उसे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के संसाधन जो है भंडार संसाधन के अंतर्गत में रखे गए हैं। उदाहरण अगर हम देखें कि जल दो ज्वलनशील गैस होते हैं। जल दो ज्वलनशील गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका कंपाउंड यौगिक है जो तथा यह ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से कि इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीक नहीं है, जिस कारण हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस में आ गए? भंडार में आ गए। अगला और आखिरी इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है संचित कोष। यह संसाधन जो है भंडार का ही एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। संचित कोष कैसे हैं? वैसे संसाधन हैं जिनका, और संचित कोष क्या है? वो भंडार का ही, जैसे भंडार संसाधन में हमने बात किया कि वैसे संसाधन हैं जो मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, परंतु हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस संसाधन का प्रयोग कर सकें। उसी का एक भाग है संचित कोष। इसमें क्या है कि उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, और इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग जो है सीमित पैमाने पर है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या है? संचित कोष के अंतर्गत रखा गया है। अगली वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होप यू गाइस एंजॉय दिस सेशन। मिलेंगे अगली वीडियो में।